आइए आगे का अब हम वीडियो पढ़ते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स में मशीन चैप्टर के लिए। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मशीन के बारे में आपको बताया था और कुछ न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व कराए थे। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे मशीन के बारे में कि जो आदर्श मशीन होती हैं उनकी दक्षता 100% होती हैं और उनमें कोई फ्रिक्शन हानि नहीं होता है। लेकिन जो आइडियल मशीन जो रियल मशीन होती हैं, वास्तविक मशीन, उनकी अगर एफिशिएंसी 100% ना हो तो उन पर फ्रिक्शन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले वास्तविक मशीन पर फ्रिक्शन घर्षण का प्रभाव। देखिए, फ्रिक्शन का जो प्रभाव पड़ता है मशीन के छोटे छोटे मेंबरों के कार्य ठीक से न करने की वजह से, यानी कि मशीन में जो छोटे छोटे जो आपके उपांग होते हैं, मेंबर जो होते हैं, अगर वह ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपकी बढ़ जाती है। लेकिन अगर वह काम कर रहे हैं और मशीन अगर वास्तविक मशीन है तब भी आपका फ्रिक्शन का कुछ न कुछ आपका प्रभाव पड़ेगा, जिससे वास्तविक मशीन की दक्षता 100% नहीं होती है। देखिए, वास्तविक मशीन के लिए इससे पहले मैं आपको बताया था कि उपलब्ध ऊर्जा दत्त ऊर्जा माइनस घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। अगर ये आपका आदर्श मशीन होता तो उपलब्ध ऊर्जा दत्त ऊर्जा के बराबर हो जाता, क्योंकि फ्रिक्शन में हानि जो होता वह 0 हो जाता। लेकिन वास्तविक मशीन के लिए हम उपलब्ध ऊर्जा बराबर कह सकते हैं दत्त ऊर्जा माइनस घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य। अगर इसकी वैल्यू हम प्रयास के लिए निकालें, प्रयास के लिए कितना होगा, तो कह सकते हैं कि घर्षण के विरुद्ध किया गया प्रयास बराबर वास्तविक मशीन पर प्रयास माइनस आदर्श मशीन पर प्रयास। देखिए, वास्तविक मशीन पर प्रयास माइनस आदर्श मशीन पर प्रयास, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा होगा। अगर मान ले कोई मशीन है आपकी, ठीक है, 2 मशीन है आपकी, मान लेते हैं एक कोई मशीन यह है, एक कोई मशीन यह है। आपने इस पर कुछ प्रयास लगाया, आपने इस पर कुछ प्रयास लगाया पी। अगर ये आपकी यह रियल मशीन है, या क्या है, आइडियल है, आदर्श है, तो फिर प्रयास की वैल्यू इन दोनों में सबसे ज़्यादा किस पे आपका होगा। अगर आइडियल आपका कोई मशीन है उस पर प्रयास कम लगेगा, लेकिन अगर कोई रियल मशीन है तो उस पर प्रयास हमको ज़्यादा लगाना पड़ेगा अगर W कार्य कराना हमें है तो। अगर मान लेते हैं W कार्य हमें कराना है तो आइडियल मशीन पर P लगाएंगे तो W कार्य हमारा हो जाएगा। लेकिन इस पर P से ज़्यादा लगाएंगे क्योंकि फ्रिक्शन में हानि होगा तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो W प्राप्त करने के लिए हमें P की वैल्यू क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी कि वास्तविक मशीन का प्रयास आपका अधिक होता है, इसलिए वास्तविक मशीन पर प्रयास माइनस आदर्श मशीन पर प्रयास। घर्षण के विरुद्ध प्रयास को हम PF से डिनोट करते हैं। PF बराबर होगा P माइनस P डैश, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और हम जानते हैं कि आदर्श मशीन के लिए MA बराबर VR होता है। MA की वैल्यू होती है W/P, तो W/P की जगह पर हम P डैश मान लिए हैं। यहाँ पर हम P डैश, क्योंकि आदर्श मशीन के प्रयास कितना लिए हैं, P डैश लिए हैं, तो P डैश हो गया बराबर VR। अब यहाँ से P डैश का मान निकालेंगे तो W/VR हो जाएगा, VR आपका नीचे चला जाएगा। या PF बराबर इस P डैश की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए समीकरण 1 में, तो PF बराबर P माइनस W/VR, यह समीकरण नंबर 2 हो गया आपका। अब आइए इसी प्रकार भार के लिए देखते हैं। W के लिए, अगर भार के लिए देखा जाए तो घर्षण के विरुद्ध व्यय भार बराबर आदर्श मशीन का भार माइनस मशीन द्वारा उठाया गया वास्तविक भार। अब इसमें यह ज़्यादा होगा, यह क्या होगा, आदर्श मशीन पर भार आपका कम होगा। क्यों कम होगा, ऐसे मान लेते हैं यही मशीन है, हमें W कार्य कराना है। हम मान लें एक W डैश है, एक आपका W है। अगर दोनों पे हम प्रयास हम कुछ लगा रहे हैं या सेम प्रयास लगाया जा रहा है, तो सेम अगर प्रयास हम लगा रहे हैं तो इस W की वैल्यू जो आपका आइडियल है, आदर्श है, इस W की वैल्यू क्या होगी आपकी, ज़्यादा होगी। लेकिन इस W का वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि फ्रिक्शन के कारण कुछ ना कुछ आपका हानि हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। घर्षण के विरुद्ध व्यय भार को लिखते हैं WF। आदर्श मशीन के लिए भार W डैश लिया गया है, माना गया है यहाँ पे।
और मशीन द्वारा उठाया गया वास्तविक भार W लिया गया है। अगर हम मान लें हमें W डैश निकालना है यहाँ से, तो मान लें आदर्श मशीन के लिए MA बराबर VR होता है। अब MA बराबर VR जो आदर्श मशीन के लिए होता है, आप जानते हैं भली बात कि यदि दक्षता N बराबर होता है MA/VR गुणे 100, और हम जानते हैं कि आदर्श मशीन के लिए दक्षता कितनी होती है, 100 होती है, और 100 या नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, तो MA/VR हो जाएगा। 100 कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बराबर होगा MA/VR। या लिख सकते हैं VR इधर जाएगा तो VR बराबर MA, या MA बराबर कितना हो जाएगा आपका, VR हो जाएगा। MA बराबर VR। अब MA की वैल्यू W'/P हो जाएगा, क्योंकि W/P होता है, लेकिन आदर्श मशीन के लिए माने भार जो है हमारा W' है, तो W'/P बराबर VR। तो W' बराबर क्या होगा, P गुणे VR। अब इसकी वैल्यू को हम उठा करके यहाँ पुट करेंगे तो WF बराबर निकलेगा P गुणे VR माइनस W, माइनस आपका W। यह हो गया प्रयास और भार के लिए। अब आते हैं इसके लिए दक्षता की वैल्यू निकालते हैं कि दक्षता का मान कितना होगा। देखिए समीकरण नंबर 2 से, देखिए समीकरण नंबर 2 कहाँ पे है, यहाँ पे आपका समीकरण नंबर 2 से हम कह सकते हैं PF गुणे VR बराबर WF होगा। अब PF गुणे VR बराबर WF क्यों होगा, अगर VR को इधर से मल्टीप्लाई किया जाए तो PF गुणे VR हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, P गुणे VR हो जाएगा और माइनस W हो जाएगा। तो P गुणे VR माइनस W बराबर कितना दिया है, WF दिया गया है, तो लिख सकते हैं PF गुणे VR बराबर WF। अब दक्षता बराबर हम जानते हैं कि W/P गुणे 1/VR होता है, या MA/VR, और MA की वैल्यू कितनी होती है, W/P होती है। यहाँ लिख दे रहे हैं MA/VR, और MA की वैल्यू कितनी होती है, W/P, तो W/P गुणे 1/VR हो जाएगा। अब दक्षता ईंटा बराबर निकालेंगे तो W/P गुणे 1/एक बार VR की वैल्यू हम W/P डैश लेंगे, जिसके पहले जो आपको निकाले थे, तो W से W कटेगा तो क्या बचेगा, P' डैश ऊपर जाएगा तो P'/P। यह हो गया आपका एक समीकरण। इसी प्रकार अगर ईंटा बराबर W/P गुणे 1/VR लिया जाए तो W/P हो जाएगा और 1/W'/P हो जाएगा, क्योंकि एक बार भार के लिए लेंगे तो एक बार प्रयास के लिए लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रयास के लिए लिया था, यहाँ पे हमने भार के लिए लिया था। अब ईंटा बराबर W'/W डैश, यह ईंटा बराबर हो गया। अब यह ईंटा बराबर हो जाए तो ईंटा बराबर लिख सकते हैं N बराबर दक्षता बराबर P'/P बराबर W/W डैश। यह जो सारी चीज़ें आपको हम बताए हैं यहाँ पे कि एक बार हम प्रयास के लिए ले रहे हैं, एक बार हम भार के लिए ले रहे हैं, वह इस वजह से क्योंकि आप जानते हैं कि किसी मशीन में प्रयास में भी फ्रिक्शन में हानि होती है और भार में भी फ्रिक्शन में हानि आपका होगा, दोनों में हानियाँ होती हैं और एक ही बार में हानियाँ होती हैं। यानी कि किसी मशीन पर आप वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप कोई मशीन में प्रयास के लिए ऑयल डाल रहे हैं तो उतना ऑयल के लिए वह नहीं चलेगा, कम्प्लीटली नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ आपका हानि होगा, कुछ ना कुछ आपका ऑयल आपका व्यय जाएगा, तो हमारा कार्य भी नहीं हुआ उतना जितना हम ऑयल डाले थे, ठीक। तो ऑयल में भी हानि हुआ कि हमारा ऑयल हमारा ज़्यादा लगा और जो हमारा कार्य होना चाहिए कार्य भी हमारा क्या हुआ, कम हुआ। तो दोनों चीज़ों का हानि होता है, इसलिए हम दोनों के लिए हम लिए हैं वैल्यू, एक बार प्रयास के लिए, एक बार हम भार के लिए लेंगे। अब आगे आते हैं, एक प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसी पे आपका प्रॉब्लम है, आपका दिया है किसी सरल मशीन में 400 न्यूटन का प्रयास लगाने पर 25% मशीन घर्षण में व्यय हो जाता है, यानी कि 25% जो दक्षता है मशीन के फ्रिक्शन में व्यय हो जाता है। यदि वेगानुपात 12 हो तो मशीन की दक्षता तथा भार ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे P की वैल्यू दिया है 400 न्यूटन, वेगानुपात दिया है 12, घर्षण में व्यय प्रयास दिया PF बराबर होता है P गुणे चूँकि किसके लिए निकाले हैं हम, प्रयास के लिए निकाले हैं, तो प्रयास में कितना हानि हो रहा है, 25% हो रहा है, तो इस P का 25% निकाल लीजिए, तो PF बराबर होगा P गुणे 25/100। तो वैल्यू कितना आ जाएगा PF बराबर, P की वैल्यू 400 है तो 400 गुणे 25/100 करेंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा। तो PF बराबर कितना होगा, आप P में से आप P डैश को क्या करिए, माइनस कर दीजिए, तो P डैश की वैल्यू तो W/VR होता है, तो PF बराबर होगा P माइनस P डैश, P डैश की वैल्यू W/VR, तो PF की वैल्यू हमारा दिया गया है, इतना हानि हो रहा है 25%, तो 100 यह दिया गया आपका। P का मान दिया है 400, कितने का दिया है आपका 400, ठीक।
माइनस W/12 हो जाएगा, क्योंकि वेगानुपात कितना दिया आपका 12 दिया है। तो जो W का मान निकलेगा 3600 न्यूटन का, यानी कि जो W की वैल्यू आई है हमारी कितनी आई है आपकी 3600 न्यूटन, यानी कि इतना कार्य हमारा होगा इस मशीन के द्वारा। अब आते हैं दस्ता इसका निकाल लेते हैं कि एफिशिएंसी इसका कितना होगा। अगर एफिशिएंसी निकालेंगे हम इसका इसी क्वेश्चन का, तो आप जानते हैं कि मशीन की दस्ता ईंटा बराबर होता है MA/VR × 100, या ईंटा बराबर MA की वैल्यू होती है W/P/VR × 100। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, W का मान 3600, P का मान 400, अब VR का मान 12, तो ईंटा बराबर कितना हो जाएगा 75%। यहाँ पे हम 100 से गुणा करना भूल गए थे, गुणे 100 कितना हो जाएगा आपका 75% हो जाएगा, यानी कि 75% केवल उसमें आपका एफिशिएंसी की वैल्यू होगा उस मशीन के लिए। 25% क्या हो जाएगा आपका व्यय हो जाएगा किस में आपका फ्रिक्शन में। यह हो गया हमारा, यह टॉपिक आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि किसी सरल मशीन के द्वारा हम भार कैसे उठाते हैं और किस किस मशीन के द्वारा भार उठाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे भार उठाने वाली मशीन के बारे में। देखिए भार उठाने वाली जो मशीनें होती हैं वो आपको पिछले वीडियो में बताते हैं कई प्रकार की मशीन होती है, जैसे घिरनी हो गया, पहिया धुरी हो गया, स्क्रू जैक हो गया। स्क्रू जैक से भी भार उठाया जाता है, गाड़ियों का भार उठाया जाता है। आप घिरनी का प्रयोग कहाँ करते हैं? घिरनी का प्रयोग करते हैं किसी कुएं से पानी निकालने के लिए, या आपके जो लिफ्ट बने होते हैं वह किस पे डिपेंड होते हैं? घिरनी पे डिपेंड होते हैं। या जो आप बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनाते हैं और उन बिल्डिंगों पे जो मटेरियल जो पहुंचाया जाता है वह किसके माध्यम से पहुंचाया जाता है? घिरनी के माध्यम से पहुंचाया जाता है। घिरनी को जोड़ा जाता है और रस्सी और घिरनी के माध्यम से हम उस मटेरियल को हम ऊपर कई ऊंचाई तक हम कई फ्लोर तक हम पहुंचाते हैं। तो यही कार्य होता है घिरनियों का। देखिए घिरनी होता क्या है? वास्तव में घिरनी यह एक भार उठाने वाली सरल मशीन है। इस घिरनी की परिध पर एक खांचा कटा होता है, इनकी परिध पर एक खांचा कटा होता है और यह शेप कैसा होता है? गोलाकार होते हैं, गोलाकार शेप के होते हैं। खांचा कटा होता है जिस पर रस्सी लपेटी जाती है। जो खांचे कटे होते हैं उनमें रस्सी लपेटी जाती है। इस घिरनी को किसी आयताकार खांचे में डालकर पिन कर देते हैं। इस घिरनी को हम एक आयताकार ब्लॉक लेते हैं, उसमें क्या करते हैं? डाल करके हम पिन जोड़ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पिन जोड़ आपका दिखाया गया है। अब इनमें खांचा काट के रस्सी इसलिए लपेटा जाता है ताकि रस्सी आपका भार उठाते समय रस्सी आपका घिरनी से उतरे मत, इसलिए हम क्या करते हैं? अंदर की ओर एक खांचा काट लेते हैं। पूरे परिधि पर खांचा काट लिया जाता है और इनमें रस्सी को क्या करते हैं? लगा देते हैं। देखिए घिरनियाँ जो होती हैं भार उठाने के लिए दो प्रकार से घिरनियाँ प्रयोग की जाती हैं। एक होती है अचल घिरनी, एक होती है चल घिरनी। देखिए अचल घिरनी ऐसी घिरनी जो केवल अपनी अक्ष पर घूमती हैं, उसे अचल घिरनी कहते हैं। इस घिरनी पर एक तरफ प्रयास P लगाते हैं तथा दूसरी तरफ भार W उठाया जाता है। देखिए अचल घिरनी क्या होता है? अचल घिरनी जो होते हैं वह केवल अपने अक्ष पे घूमते हैं, ऐसे रोटेट करते हैं। और जब घिरनी ऐसे रोटेट करेगा तो अगर हम इस पर रस्सी लपेट करके प्रयास P लगाएंगे तो कोई भी भार या W उठा सकता है, यानी कि केवल अपने अक्ष पे घूमेगा। देखिए यह घिरनी आपका दिखाया गया, तो यह अचल घिरनी इसको हम मान सकते हैं कि अचल घिरनी होगा। अगला आपका चल घिरनी। ऐसी घिरनी जो ऊर्ध्वाधर ऊपर तथा नीचे गति करती है उसे चल घिरनी कहते हैं। चल घिरनियों से केवल भार उठाया जा सकता है, उस पर प्रयास नहीं लगाया जा सकता है। देखिए चल घिरनी जो होती हैं वह ऊर्ध्वाधर गति करती हैं, ऊर्ध्वाधर ऐसे वर्टिकल में ऊपर की ओर और नीचे की ओर। तो हम चल घिरनी पे भार नहीं भार उठा सकते लेकिन प्रयास नहीं लगा सकते हैं। देखिए आपका चल घिरनी आपका दिया गया है यहाँ पे। कभी भी चल घिरनी अकेले प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप एक अचल घिरनी लगा रहे हैं तो उसके साथ ही एक आप अचल घिरनी भी लगाएंगे। जैसे मान लें हमें कोई भार उठानी है, तो ये आपकी अचल घिरनी है या आपकी चल घिरनी है। आप इससे क्या करेंगे? इसको आप जोड़ देंगे। या मान लेते हैं W लोड उठा रहा है, अब प्रयास P लगाएंगे तो इसका रस्सी का एक भाग इससे जुड़ा हुआ है घिरनी से, चल घिरनी से, यह चल है जुड़ा हुआ है। तो जब P लगाएंगे तो रस्सी खींचेगा तो यह भी घिरनी क्या होगी? आपकी ऊपर की ओर उठेगी। आप ऐसे लगा सकते हैं, चाहे इसके नीचे से भी ऐसे लगा करके ऊपर बांध सकते हैं। तो पूरा यह चल घिरनी को क्या करेगा? ऊपर उठाएगा और छोड़ेंगे प्रयास तो यह क्या करेगा? आपका नीचे की ओर गिराएगा आपका। तो कभी भी चल घिरनी के साथ एक अचल घिरनी जरूर होना चाहिए जो भार को उठा सके, प्रयास लगा सके। यह हो गया आपका चल घिरनी के बारे में। अब आगे हम आते हैं घिरनी तंत्र में कि घिरनियों के निकाय क्या क्या होते हैं
देखिए घिरनी तंत्र। देखिए घिरनियों में 3 प्रकार की घिरनियाँ प्रयोग की जाती हैं। पहला है प्रथम घिरनी, दूसरा है द्वितीय प्रकार की घिरनी और तीसरा है तृतीय प्रकार की घिरनी। देखिए प्रथम प्रकार की जो घिरनी का जो सिद्धांत है ये आपका दिखाया गया प्रथम प्रकार की घिरनी। यहाँ देखिए यह प्रथम प्रकार की घिरनी दिखाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यह एग्जामों में पूछा जाता है। इसमें जब हम प्रथम प्रकार की घिरनी हम प्रयोग करते हैं तो पहले इसमें यह जान लीजिए इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। सर्वप्रथम प्रथम प्रकार की घिरनी में एक अचल घिरनी होना चाहिए, एक कम से कम अचल घिरनी होना चाहिए, और बाकी जो घिरनी होती हैं वह चल घिरनियाँ होती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अचल घिरनी दिखाए हैं, यह अचल घिरनी है। अब बाकी यह जो 3 घिरनियाँ दिखाई गई हैं कौन सी घिरनी आपकी है? अचल घिरनी है, सॉरी चल घिरनी है। तो एक आपका अचल घिरनी हो गया, बाकी आपके 3 आपके चल घिरनी। घिरनी नंबर 1, घिरनी नंबर 2, घिरनी नंबर 3। अगर हमें W भार उठाना हो, W हमें भार उठाना है तो हमें प्रयास P लगा करके यहाँ से हम खींचेंगे। अगर हम यह देखिए आपका रस्सी आपकी लपेटी गई है, पहली रस्सी जो लपेटी गई है यहाँ से आपका लपेटा गया है, पहली रस्सी यह आपका लपेटा गया, एक सिरा आधार से इससे बांधे हैं, आधार से किसी, और इसका दूसरा सिरा दूसरे वाले चल घिरनी से, फिर दूसरी रस्सी लिए हैं, आधार से बांधे हैं और फिर इसको ले जा करके यहाँ सेंटर पे बांधे हैं, फिर तीसरे रस्सी लिए हैं, आधार से बांधे हैं और फिर इसको ले जा करके चल घिरनी से लगा दिया गया है। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पे प्रयास P लगा रहे हैं तो चूंकि रस्सियाँ अलग अलग हैं तो इनमें तनाव भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो पहले रस्सी में तनाव T1 है, दूसरे में T2 है, तीसरे में T3 है, 3 ही रस्सी है तो 3 आपका तनाव हो गया, 3 प्रकार का। अब देखिए यहाँ पे चल घिरनी पे हम रस्सी जो लपेटे इस पर हम प्रयास लगाएंगे। ऐसे क्या करेंगे? भार उठाएंगे। अगर हमें प्रयास को या भार को ले लीजिए, अगर हमें भार को x दूरी ऊपर उठाना हो, कितना दूरी उठाना हो? x दूरी, तो हमें प्रयास कितना लगाना पड़ेगा? ध्यान से समझिएगा। अगर हमें भार को x दूरी ऊपर उठाना है तो अगर यह भार x दूरी ऊपर उठेगा तो यह घिरनी भी x दूरी उठेगा, और जब घिरनी x दूरी आपका उठेगा तो इस रस्सी पे जो जोर पड़ेगा इस घिरनी का पड़ेगा, दूना पड़ेगा। तो यह रस्सी आपकी 2x ऊपर उठनी चाहिए, यानी कि 2x उठेगा तभी आपका यह x आपका ऊपर उठेगा। तो अगर यह 2x उठेगा तो यह घिरनी आपकी 2x उठेगी, तो यह कितना उठना चाहिए? 4x। अगर यह 4x उठेगा तभी आपकी यह घिरनी आपकी, यह वाली घिरनी आपकी उठ पाएगी, घिरनी नंबर 2। जब यह 4x आपका उठेगा तो यहाँ पे इस रस्सी पे जो बल आएगा 8x का आना चाहिए। कितने का आना चाहिए आपका? 8x का। तो जब 8x का बल लगेगा तब हमारा प्रयास की वैल्यू हो जाएगी 8x, यानी कि भार को ऊपर की ओर विस्थापन करने में हमें प्रयास कितना लगाना पड़ेगा? 8x, यानी कि दूना काम करता है। प्रत्येक चल घिरनी के हिसाब से दूना प्रयास हमारा लगता है। अगर एक चल घिरनी है तो दूना, फिर 2 है तो 2 दूनी 4, 3 है तो 4 दूनी 8, यानी कि हमेशा 2 गुने का प्रयास लगता है। एक बार और समझ लीजिए कि अगर हमें भार को x दूरी ऊपर उठाना हो तो यह घिरनी आपकी 2x उठनी चाहिए, सॉरी x उठेगा आपका, और जब यह x उठेगा तो यह आपका जो रस्सी जो है यह 2x उठेगा, तो यह घिरनी आपकी 2x ऊपर उठेगी। तो यह जो रस्सी है यह कितना उठेगा आपका? 8x, तो 4x, तो यह घिरनी आपकी 4x ऊपर उठेगी, तब यह आपका रस्सी कितना उठेगा आपका? 8x। तो प्रयास कितना जाएगा आपका? नीचे, 8x नीचे आपका जाएगा। या अगर हम ऐसे कर सकते हैं कि यदि हम प्रयास को x दूरी विस्थापन करें तो x अगर विस्थापित करेंगे तो यह घिरनी x/2 ही आपका ऊपर की ओर जाएगा, या x/4 ही ऊपर जाएगा, या x/8 ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि हम x से दूरी जब ले रहे हैं तो x का आधा यह लेगा और फिर इसका आधा यह लेगा और इसका आधा यह लेगा, तो हमारा भार कितना विस्थापन होगा? x/8 होगा। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं प्रयास का विस्थापन y बराबर 8x करने पर भार का विस्थापन कितना होगा आपका? x होगा, यानी कि x दूरी विस्थापन करने पे प्रयास का विस्थापन कितना होगा आपका? 8x होगा। तो हम जानते हैं वेगानुपात VR बराबर होता है प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन, तो VR बराबर 8x/x बराबर 8। तो VR का मान कितना हो जाएगा आपका? 2 के पावर 3। 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। यदि घिरनी आदर्श हो तो आप जानते हैं कि दस्ता बराबर होता है 100%। घिरनी आदर्श हो तो ईंटा बराबर कितना होगा आपका? 100%।
तो एम में किसके बराबर होगा, वी आर के बराबर होगा। जब एम में वी आर के बराबर होगा तो 2 की पावर 3। यदि चल घिरनियों की संख्या n हो, तब यहाँ ध्यान से समझ लीजिए। देखिए 2 की पावर 3 है यहाँ पे, 3 का मतलब क्या है, 3 आपकी चल घिरनियों की संख्या है। अब देखिए ध्यान से, कितनी चल घिरनियों की संख्या है, 1 2 3, तो 3 चल घिरनियों की संख्या है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अगर ऐसे n चल घिरनियों की संख्या, यानी कि चल घिरनियों की संख्या अगर n हो तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। यह हो गया आपका प्रथम प्रकार की घिरनी। एक बार और हम आपको समझा देते हैं इस घिरनी में। अगर मान लेते हैं कि यह कोई आपका बेस है, यह आपकी अचल घिरनी है, यह आपकी चल घिरनी है, यह इससे लगा हुआ है, इससे हमारा कोई भार हमें उठाना है, W भार उठाना है, यहाँ प्रयास P लगा रहा है। अगर W हमें x दूरी ऊपर विस्थापित करना हो तो यह घिरनी आपकी x दूरी ऊपर विस्थापित होगा, ठीक है। लेकिन यह जो आपका धागा जाएगा, यह इस पे दूना जोड़ पड़ेगा, क्योंकि इस घिरनी का और इस घिरनी, दोनों घिरनी का जोड़ पड़ेगा। तो कितने का जोड़ पड़ेगा, दूने का, ठीक। जब दूने का जोड़ पड़ेगा यानी कि दूना लगाएंगे तभी ये, यानी कि 2x का अगर बल लगाएंगे तभी x दूरी जाएगा, और जब ये 2x जाएगा तो यह धागा आपका यह है, और जब यह धागा आपका यह है तो यहाँ पे कितने का बल लगेगा आपका, 2x का लगेगा। इसी प्रकार इसमें आपका दिखाया गया है प्रथम प्रकार की घिरनी में। अब आते हैं द्वितीय प्रकार की घिरनी। ठीक है, द्वितीय प्रकार की घिरनी में यह 2 टाइप की होती है, सम और विषम। इसमें 2 ब्लॉक बने होते हैं, यह आधार है कोई, एक ब्लॉक यह है और एक ब्लॉक आपका यह है। यह एक ब्लॉक है जो आयताकार आपका दिख रहा है, और एक ब्लॉक यह है। ऊपरी वाले ब्लॉक में, इस ब्लॉक को कहेंगे ऊपरी ब्लॉक, यह ब्लॉक होगा निचली ब्लॉक। ऊपरी वाले ब्लॉक में अचल घिरनियाँ होती हैं, और निचली वाले ब्लॉक में कौन सी घिरनियाँ होती हैं, चल घिरनियाँ, जिससे हम भार W को, देखिए यहाँ पे छोटा सा दिखाएं आपको, भार W को हम उठा रहे हैं। इसमें धागे का एक ही प्रयोग करते हैं, एक ही धागा हम लपेटते हैं केवल, कई धागे नहीं लपेटते हैं। कितना लपेटेंगे, केवल एक लपेटेंगे। अगर एक धागे को हम लपेटेंगे तो उसी के द्वारा हम पूरा भार उसको हम उठाएंगे। तो देखिए आपकी रस्सी आपकी दिखाई गई है, तो ऊपरी वाले ब्लॉक में 2 अचल घिरनियाँ, एक घिरनियाँ है, एक घिरनियाँ है। निचली वाले ब्लॉक में 2 चल घिरनियाँ हैं, एक घिरनियाँ है, एक घिरनियाँ है। सबसे पहले धागा लेंगे, ऊपरी वाली घिरनी से लपेटते हुए नीचे ले जाएंगे, नीचे लपेटेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर इस वाले घिरनी से लपेटेंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, फिर ऐसे लपेट करके ले जाके इस कुंडी से क्या करेंगे, हम बांध देंगे। जब प्रयास P लगाएंगे, विस्थापित करेंगे, तो यह इस P का बल इस वाले धागे पर पड़ेगा, और जब इस वाले धागे पर जोर पड़ेगा तो यह घिरनी आपकी ढीला होगी, और जब यह घिरनी आपकी ढीला होगी तो यह रस्सी ढीला होगा, और जब यह रस्सी ढीला होगा तो यह इस पर लपेटी जाएगी आपकी, तो यह घिरनी ढीला होगा, ठीक। तभी यह घिरनी इस वाले रस्सी से लपेटी गई है तो यह ढीला होगा आपका। इस तरीके से यह भार W को क्या करेगा, यानी कि यह दूरी अगर विस्थापित किया जाए तो जितनी घिरनियों की संख्या होती है उतना भार को क्या करता है, विस्थापित करता है। आई बात समझ में। तो अगर हमें भार x दूरी विस्थापित करना हो तो हमें प्रयास कितना लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, यानी कि 4x का प्रयास लगाना पड़ेगा। अगर 4x का प्रयास लगाएंगे तो भार कितना विस्थापित होगा, x, क्योंकि कुल घिरनियों की संख्या कितनी आपकी है, 4 है। तो यहाँ पे दिया गया है यदि भार का विस्थापन x हो तो प्रयास का विस्थापन 4x, तो वेगानुपात कितना हो जाएगा, वेगानुपात का मान हो जाएगा आपका VR बराबर प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन, तो VR बराबर 4x/x, VR का मान कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसी प्रकार आते हैं तृतीय प्रकार की घिरनी तंत्र में, ये आपका दिखाया गया है। इसमें भी आपकी चल और अचल घिरनियाँ हैं, दिखाई गई हैं। आप इसका कार्य सिद्धांत आप बुक से पढ़ लीजिएगा, उसमें दिया गया है आपका कि कैसे कैसे इसका हम प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे पहली घिरनी है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, 4 घिरनी का प्रयोग किए हैं, प्रयास P लगा रहे हैं, ठीक। अब इसमें अगर हम प्रयास P लगा करके इसको खींचा जाए तो कितना भार विस्थापित होगा यह हम देखेंगे। तो देखिए आप लिखें, यदि भार का विस्थापन x हो तो प्रयास का विस्थापन कितना होगा, x + 2x + 4x + 8 है, इसमें जुड़ जाता है। यानी कि प्रयास का विस्थापन जो होगा वह डिपेंड करेगा भार पे। अगर हम इसको विस्थापित x करें तो यह प्रयास विस्थापन होगा पहली घिरनी के लिए x, दूसरी घिरनी के लिए +2x, तीसरी घिरनी के लिए +3x, और चौथी घिरनी के लिए आपका पहली घिरनी के लिए x, दूसरी घिरनी के लिए 2x, तीसरी घिरनी के लिए कितना हो जाएगा आपका 4x, और चौथी घिरनी के लिए 8x। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 15x। कितना हो जाएगा आपका 15x, प्रयास का विस्थापन 15x।
तो वेगानुपात वी आर बराबर होगा प्रयास का विस्थापन बटे भार का विस्थापन। वी आर की वैल्यू निकाल लीजिए। अब 15 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 को क्या बोलेंगे 16, अब माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब 4 क्या है, कुल घिरनियों की संख्या है। कुल घिरनी कितनी है 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 माइनस 1। यदि कुल घिरनियों की संख्या n हो तो वी आर बराबर 2 की पावर n माइनस 1। यदि आदर्श घिरनी के लिए लिया जाए तो एम ए बराबर वी आर बराबर 2 की पावर n माइनस 1। यह हो गया आपका तृतीय प्रकार की घिरनी तंत्र हो गया। इसमें वैल्यू क्या होता है, जुड़ता है। जुड़ता क्यों है, क्योंकि सभी रस्सियों का एक सिरा भार से बंधा हुआ है। लेकिन प्रथम प्रकार की घिरनी में क्या था, सभी रस्सियों का एक सिरा भार से नहीं बंधा था, किसे बंधा था, आधार से बंधा था। जब आधार से बंधा रहेगा सभी रस्सियों का एक सिरा तो दूना लेते हैं, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि उनके घाते लिया जाता है, ऐड उनको नहीं किया जाता है। लेकिन जब भार से एक सिरा बंधा हो तो उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। x में 2x जोड़ेंगे, 2x में 4x, 4x में 8x, कि यह x दूरी लेगा, यह 2x लेगा, यह आपका 4x लेगा और यह आपका 8x लेगा। अब सबको क्या करिए, ऐड कर दीजिए। यह हो गया आपका तृतीय प्रकार की घिरनी। अब आते हैं एक घिरनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वेस्टन की व्यासांतरित घिरनी। इसे हम बोलते हैं वेस्टन की व्यासांतरित घिरनी। यह हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ा देंगे। और घिरनी आपका यह तीन प्रकार की घिरनी आपकी ख़त्म हो गया है। अब अगले लेक्चर में ये वेस्टन की व्यासांतरित घिरनी पढ़ाएंगे, उसके बाद पहिया तथा धुरी पढ़ाएंगे। पहिया तथा धुरी क्या होता है और उसके लिए हम भार को कैसे हम उठाते हैं। आज का वीडियो बस यहीं तक आपका रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करिएगा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आप पूछिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो आपका पहुंच सके। धन्यवाद।